जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन स्वातंत्र्यवीर सावरकर फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। पिछले हफ्ते हमने आपसे बात की थी और उस समय हमने ग्रे जोन वॉरफेयर उसका पहला हिस्सा इसके बारे में बात की थी। 28 तारीख को स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारक के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन था। ये म्यूट करिए। स्वतंत्रवीर सावरकर स्मारक के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था क्योंकि हमने उस दिन शूरता पुरस्कार या शौर्य पुरस्कार इनका वितरण किया। और इस समय हमने कर्नल बाबू जो 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर थे जिन्हें महावीर चक्र से गौरव किया गया था, उनका सत्कार किया। उनकी वीर पत्नी मिसेस बाबू ने ये अवार्ड हमारी स्मारक की तरफ से लिया हुआ है। जब मैं मिसेस बाबू की बात करता हूँ, एक वीर पत्नी है। उनके पति ने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी और चाइनीज को एक इस प्रकार से सबक सिखाया कि उसके बाद चाइनीज जनरल जिन्होंने ये ऑपरेशन प्लान किया था गलवान वैली के अंदर, लद्दाख के अंदर, उनको सैक किया गया। और 1978 के बाद पहली बार चाइनीज सोल्जर्स बॉर्डर के ऊपर इसी ऑपरेशन के अंदर मारे गए। तो इस वीर पत्नी का हमने सम्मान किया था। उसके साथ जब मैं आज की न्यूज़पेपर देख रहा था तो उसमें एक और वीर पत्नी का नाम आगे था जिसको मैं मेंशन करना चाहूंगा। लेफ्टिनेंट निकिता लेफ्टिनेंट निकिता कौल। इसे कमीशन मिला है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से और ये वीर पत्नी है मेजर धौंडियाल की, जिन्होंने पुलवामा में दहशतवादियों को मारते समय उन्होंने अपने प्राण दे दिए थे। तो उनकी पत्नी जब ये उन्होंने अपने प्राण दिए थे तब उनका जो शादी था केवल 8 महीना था। लेकिन उसके बाद लेफ्टिनेंट नितिका ने फैसला किया कि मैं सेना में जाऊंगी और उन्होंने फिर एग्जाम के लिए तैयारी की जो बहुत टफ होती है। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू पास कर लिया और अल्टीमेटली वो ओटीए चेन्नई में शामिल हो गई और कल वो एक कमीशन ऑफिसर लेफ्टिनेंट के हुद्दे के ऊपर सेना में शामिल हो गई है। और हमारे जो चीफ जो नॉर्दर्न कमांड के जो जीओसी इन सी थे जनरल जोशी, जो खुद एक वीर चक्र विजेता है कारगिल वॉर के, उन्होंने उनके कंधे के ऊपर 2 स्टार्स लगाए। तो उनको हम बधाई देते हैं। और इसी समय मुझे याद आती है 2 और वीर पत्नियों की जो महाराष्ट्र से संबंध रखती है। एक तो लेफ्टिनेंट स्वाति महाडिक, या भी वो कैप्टन बनी होगी, जो कर्नल संतोष महाडिक जो मेरे रेजिमेंट के ही थे, मराठा रेजिमेंट के, इनकी ये वीर पत्नी थी, वो भी अभी सेना में शामिल है। और इसके सिवाय एक और अभी ट्रेनिंग कर रही है कनिका, जो अभी अगले कुछ दिन में वो शायद अफसर बन जाएगी। तो ये सभी वीर पत्नियों को हमारा सलाम। आज हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह, जो हमारे साथ बात करेंगे ग्रे जोन वॉरफेयर के ऊपर। कल लास्ट संडे हमने बात की थी तो पहला हिस्सा था। आज कुछ और पहलू जो देश के सामने चुनौतियां रखता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेफ्टिनेंट दुष्यंत, इनका बायोडेटा तो हमने पहले से ही आपको बताया हुआ है, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि वो एक अनुभवी अधिकारी है जिन्होंने पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर अपना सर्विस किया है। वो कश्मीर के अंदर है, बटालियन कमांड को करना, ब्रिगेड को कमांड करना, डिवीजन को कमांड करना, ये उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर की है। उन्होंने जो कोर कमांड की थी वो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बॉर्डर पंजाब के साथ लगी है वहाँ पर है। इसके बाद ईस्टर्न कमांड यानी कि जो चाइना बॉर्डर है वहाँ पर भी उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। और इतना ही नहीं, तो वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अंदर थे और एक दहशतवादी हल्ला जो पठानकोट एयरबेस के ऊपर कुछ साल पहले हुआ था, उस हल्ले को न्यूट्रलाइज करने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका बजाई हुई है। तो ये, और रिटायरमेंट के बाद वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी यानी कि देश की सुरक्षा के ऊपर अलग अलग न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं, टीवी चैनल पे आते हैं, बातचीत करते हैं। तो हम लकी है कि हमारे पास ये इतने क्वालिफाइड ऑफिसर है। आज जो अभी हमारा विषय है ग्रे जोन वॉरफेयर, इसकी हम बात करेंगे। कुछ और पहलू जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किए थे। ग्रे जोन वॉरफेयर को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कोई उसे नॉन कन्वेंशनल वॉर बोलता है, कोई उसे 3rd या 4th जनरेशन या 5th जनरेशन वॉर बोलता है।
हाइब्रिड वॉर इस शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, मल्टी डोमेन वॉरफेयर इस शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ग्रे जोन वॉरफेयर, मल्टी डोमेन वॉरफेयर या फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में फ़र्क क्या है, इसके बीच में हम नहीं जाएंगे। ये कोई एक एकेडमिक डिस्कशन नहीं है कि दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। इतना ही समझना काफ़ी है कि ग्रे जोन वॉरफेयर की तरह से हमारे देश के जो दुश्मन है, चीन है, पाकिस्तान है और कहीं है, ये अलग अलग धोखे हमारे देश की सुरक्षा के लिए निर्माण करते हैं। तो इम्पोर्टेंट यह है कि इस धोखों को हम पहचान ले और इसके खिलाफ, इस धोखों से बचने के लिए हम क्या कार्रवाई करें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ग्रे जोन वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान तो काफ़ी कुछ करता है, चाइना भी काफ़ी कुछ करता है, लेकिन इतर देश भी है, ईरान है, काफ़ी बार नॉर्थ कोरिया है, ये भी काफ़ी कुछ चीज़ें करते हैं। तो मैं सबसे पहले जनरल दुष्यंत जी को एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि हमारा देश जो है, ये एक डेमोक्रेसी है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, अलग अलग पॉलिटिकल फिलॉसफीज है, 130 करोड़ की हमारी आबादी है, हर एक का विचार सोचना अलग अलग है। तो डेमोक्रेसी जो भारत है, इसे इस प्रकार का जो ग्रे जोन वॉरफेयर है, ये लड़ने में काफ़ी सारी परेशानियां आती है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ये तैयार नहीं होती कि जो हमारे सामने डेंजर्स है उस प्रकार से कैसे किया जाए। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, हमारी सरकार चाहती थी कि एक टफ लॉ बनाया जाए टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन काफ़ी सारी पार्टीज उसको अपोज कर रही थी। जो बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेशन होता है उसे रोकने के लिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की बातचीत की, तो उसके ऊपर कुछ लोग अपोज कर रहे थे। तो ये जो डेमोक्रेसी की जो वीकनेसेस होती है, इसका फायदा देश के दुश्मन उठाते हैं। ये तो डेमोक्रेसी चाइना में नहीं है। तो मुझे आपसे सबसे पहले जनरल दुष्यंत को सवाल करना है कि हमारी वीकनेसेस क्या है जिसका ये फायदा उठाते हैं, और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये अगर ये फायदा उनको ना मिले तो हमने इस चैलेंज को, इस आह्वान को किस प्रकार से टैकल करना चाहिए। जनरल दुष्यंत। आपका वीडियो आप, हाँ ओके, यस देख रहे हैं हम। नमस्कार बिगड़े महाजन जी, दोबारा आपसे बातचीत करने का मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपका और स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक मंच का कि उन्होंने दोबारा हमें आपसे बातचीत करने का मौका दिया और आपके माध्यम से देशवासियों से भी बातचीत करने का मौका दिया। जहाँ तक आपका सवाल है वो एक बहुत ही प्रचलित सवाल है। पूरे जो भारतवर्ष में अगर हम किसी राष्ट्रवादी से पूछें कि भाई हम ये काम क्यों नहीं कर पाते हैं कि दुश्मन का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दें, उसमें अक्सर देखा गया है कि डेमोक्रेटिक जो कंडीशंस होती हैं किसी देश की, अगर कोई डेमोक्रेसी है उसमें कई सारे ऐसे आवाजें भी उठती हैं जो किसी भी कानून के खिलाफ या किसी भी कार्रवाई के खिलाफ बातें करती हैं। अक्सर लोग इसे एक डिसएडवांटेज मानते हैं। उनकी बात में कुछ सच्चाई भी है, लेकिन मैं इसको एक अच्छी बात भी मानता हूँ। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अगर कोई काउंटर वॉइस आती है तो उससे अगर हमारे जो कार्रवाई है उसमें अगर छोटी मोटी गलतियां हैं उसको हम सुधार सकते हैं। तो हमको ये पहले तो इस नजरिए से इसको देखना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने स्टेप जो है उसको शायद कुछ जो उनकी वीडियो की स्ट्रीमिंग में कुछ रुकावट आ रही है। जनरल दुष्यंत हमारे से बातचीत कर रहे थे कि डेमोक्रेसी की जो वीकनेसेस है वो ये मानते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल सही है। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट में जो वीक पॉइंट अभी माना जाता है, इसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ कैसे बदला जाए,
यही हम इसी के ऊपर हम बातचीत करते हैं। और दूसरा ये कि देश की सुरक्षा के ऊपर, देश की सुरक्षा जो है इसके ऊपर कोई वीक मतलब एक जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना सकती देश की सुरक्षा के ऊपर, जिसे जिसको जिसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होना चाहिए कि कश्मीर की हमारी पॉलिसी क्या होना चाहिए, चाइना के साथ हमने किस प्रकार से डील करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ किस प्रकार से डील करना चाहिए। हमारा शायद कांटेक्ट टूट गया है इनके साथ। मैं प्रमोद से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो कांटेक्ट फिर से एस्टैब्लिश करके इनको जरा लाने की कोशिश करिए हमारे मीटिंग तक। तब तक मैं आगे इस डिस्कशन को बढ़ाता रहूंगा। और जैसे जनरल दुष्यंत, मैं चेक कर रहा हूँ सर। हाँ ओके, अंदर आ गए हैं जनरल दुष्यंत फिर से? अभी तक नहीं आए हैं, मेरे ख्याल से रिकनेक्ट ओके, करेंगे। जैसे ही आते हैं आप मुझे बता देना, फिर मैं मेरी बातचीत रोक लूंगा। तो ये जो डेमोक्रेसी के वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करता है चाइना, इसे एक्सप्लॉइट करता है पाकिस्तान भी। अभी देखिए कि हमारी फ्री प्रेस है, तो हमारी फ्री प्रेस में कोई कुछ भी लिख सकता है, लेकिन क्या चाइना की प्रेस में हम चाइना के खिलाफ कुछ लिखा जाता है? अभी चाइना की सोशल मीडिया है, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी प्रकार के देश के बाजू में, देश के विरोध में बातचीत की जाती है, लेकिन चाइना के सोशल मीडिया के ऊपर चाइना के खिलाफ, चाइनीज आर्मी के खिलाफ क्या कोई बातचीत की जाती है? तो उसका शॉर्ट आंसर है बिल्कुल नहीं। अभी कल परसों की बात है कि जब हमारे देश ने एक फैसला कर लिया कि सोशल मीडिया को हमारे देश के जो कानून है इसके नीचे काम करना पड़ेगा। कोई भी संस्था आज हमारे देश में काम करती है तो उनके लिए कानून होते हैं, उनके लिए नियम होता है। अगर आप देखेंगे कि हमारी जो न्यूज़ मीडिया है, न्यूज़ मीडिया जो है इसको कानून है। अगर आप देखेंगे तो न्यूज़ मीडिया का जो पेज होता है उसके नीचे लिखा होता है कि जो ब्रॉडकास्टिंग का जो कायदा है इसके मुताबिक पालन करने के लिए हमारे ये संपादक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक सेकंड में जरा कोशिश करता हूं कि क्या हम जनरल दुष्यंत को एक बार फिर मिल सकते हैं कि नहीं। एक सेकंड मुझे समय दीजिए। हाँ आ गए हैं। हाँ ओके, उनका वीडियो ठीक कर देना। ओके, चलो खुशी की बात है कि आपका कांटेक्ट टूट गया था, लेकिन अभी जनरल दुष्यंत सिंह आ गए हैं। जनरल दुष्यंत, वेलकम बैक। आपके एब्सेंस में हम बात कर रहे थे कि कल परसों ही जो हमारी सोशल मीडिया है, सरकार ने बोला कि उन्होंने कानून, देश के कानून के मुताबिक काम करना चाहिए, लेकिन हुआ क्या कि ट्विटर है वो दिल्ली हाईकोर्ट में आके पहुंच गई। क्या इस प्रकार से ट्विटर चाइना में है, क्या वो चाइना के कानून के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं? जनरल दुष्यंत, आप ये डिस्कशन आगे बढ़ाइए, और जहां पर हम कट हो गए थे, हमारा कम्युनिकेशन टूटा था, यहां से भी आप आगे जाएंगे। और ट्विटर और सोशल मीडिया की जो रिएक्शन थी कि क्या हम हिंदुस्तान का कानून मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसके ऊपर भी आपके कमेंट्स में बाद में इनवाइट करूंगा। जनरल दुष्यंत। डेमोक्रेसी के कुछ फायदे भी होते हैं, और इन फायदों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। चाइना ने हमारे ऊपर गलवान में हमला किया, हमने उस हमले का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हमारे कर्नल बाबू शहीद हो गए, जिनको हम अभी एक महावीर चक्र से नवाजा, और सावरकर मंच ने भी उनको पुरस्कृत किया उनकी पत्नी द्वारा। इसका असर क्या हुआ? चाइना जो अभी तक ये कह रहा था कि हमारी कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई है, वो मजबूर हुआ एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की वजह से अपनी कैजुअलिटीज डिक्लेयर करने के लिए और उनको अवार्ड देने के लिए। यहाँ पर इतना बड़ा झूठ जो चाइना का जब हमारे देश में, डेमोक्रेटिक देश में गया है, तो मैं मानता हूं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ ऐसी संस्थाएं जो हमेशा से रही हैं हर देश में, आपको अपोज करती हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रवादी ताकतें और बढ़ती हैं और स्ट्रांग होती हैं। तो हमें इस तरह के उदाहरण, पॉजिटिव ग्रे जोन भी एक बहुत जरूरी काम है जो कि भारत इस समय कर रहा है।
और जहाँ तक आपकी दूसरी जो बात है वो है कि ट्विटर या फेसबुक या व्हाट्सएप जो कि भारत के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर देते हैं, अगर कोई ऐसी घटना होती है जिससे कि हम गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर सकें या राष्ट्र को डिस्टेबलाइज कर सकें। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, सेकेंड वेव के दौरान एक मुहिम छेड़ी गई कि हमारे देश को कमजोर किया जाए और हमारी अंदर की ताकतें भी उनको सहारा देती हैं। उसी में एक एग्जाम्पल आपने दिया ट्विटर का। ट्विटर हाईकोर्ट चला गया है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास ऐसे हथियार हैं जिससे कि वो हाईकोर्ट में अपना केस लड़ेगा और इसे जीतेगा भी। तो मेरा कहने का मतलब है कानून बना है, कानून फॉलो किया जाएगा। और क्योंकि हम एक संवैधानिक तरीके से गए हैं, मेरा ये मानना है और मोदी जी भी यही कहते हैं कि हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। डेमोक्रेसी में जो चेंज आता है वो परमानेंट हो जाता है। डिक्टेटरशिप और कम्युनिस्ट जैसी रीजन्स में जो चेंज आता है, लीडर बदलने के बाद तुरंत बदल जाता है। तो मेरा मानना है कि वो जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर हम अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हिसाब से करें तो एक तो वो चेंज स्थायी हो जाता है, दूसरा उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरी पब्लिक में ज्यादा होती है। भले ही अपोजिशन वॉइसेस रहेंगी, अपोजिशन वॉइस को तो हम कहीं नहीं रोक सकते। अगर आप देखें घर में भी 4 लोग एक तरफ है तो एक आदमी हमेशा आपके उल्टा जाएगा। मेरा मानना है गवर्नमेंट को या अपने देश की जो बाकी तंत्र हैं उनको इन सब बातों को डिसरिगार्ड करते हुए अपने काम को करना चाहिए। और इस मामले में मैं बीजेपी गवर्नमेंट को सराहना करता हूं कि उन्होंने हर मुद्दे पर, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आया है, उन्होंने बेझिझक आगे की कार्रवाई की हो, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे वो आर्टिकल 35A का एब्रोगेशन हो, चाहे वो नेशनल NAA हो या CAA हो या NRC हो जो आपने मेंशन किया था। कानून को रोका नहीं गया है। इनफैक्ट कल ही अगर आप देखेंगे तो अमित शाह जी ने एक अनाउंसमेंट किया है कि गैर हिंदुओं को सिटीजनशिप मिलेगी, वो इसी एक्ट के तहत मिल रही है। तो मेरे ख्याल से हमारा देश का जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, वो सही रास्ते पर चल रहा है और डेमोक्रेसी में अंत में सत्य की विजय होती है। यही मेरा आपके लिए इस बात का जवाब होगा। धन्यवाद। मैं आपसे एक सब क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे पास इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन ये देखा गया है कि ये जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती है तो उसमें से आधे पार्टीज जो है जो लड़ती है उनका कोई पोल मैनिफेस्टो ही नहीं होता जिसमें देश की सुरक्षा के तरफ उनकी पॉलिसीज क्या है वो दी जा सके। क्योंकि अगर वोटर है वो अगर एक बहुत ही अच्छी डिसीजन लेके चॉइस लेना चाहता है कि मैं पार्टी ए के लिए वोट करूं या बी के लिए करूं, तो मुझे समझ में आना चाहिए इस पॉलिटिकल पार्टी की इलीगल माइग्रेशन के ऊपर पॉलिसी क्या है, नक्सलिज्म या माओइस्ट के खिलाफ पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसी क्या है, चाइना के खिलाफ पॉलिसी क्या है, और ये पॉलिसी उनके पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में आनी चाहिए। और इलेक्शन तो हर साल नहीं, हर दिन तो नहीं होते हैं, लेकिन हर एक पार्टी का वेबसाइट होता है। तो इस वेबसाइट के ऊपर उनका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है ऑन नेशनल सिक्योरिटी, ये वहां पे डालना चाहिए ताकि देश के नागरिक अपनी आंख से देखे कि क्या इनकी पॉलिसी सही है। अगर नहीं है तो होता क्या है कि कुछ भी हो जाए तो इसके ऊपर ये कमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपकी खुद की इस विषय के ऊपर पॉलिसी क्या है ये कभी दिया नहीं होता। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जरूरी है, ये आप मानते हैं? एक आपसे शॉर्ट कमेंट। बिल्कुल आपने सही बोला। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, मेरे विचार से, और ये विचार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बताया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हमारे देश में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिस पर कि कोई इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं खेली जानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर हम इलेक्शन कमीशन को ये बताएं या ये प्रस्ताव लाएं कि हर पार्टी को मैंडेटरी होगा राष्ट्रीय सुरक्षा पॉलिसी अपनी मैनिफेस्टो में डालने के लिए, अदरवाइज उस पार्टी को क्वालिफाई या डिस्क्वालिफाई किया जाएगा। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा सजेशन होगा। इस समय राज्यसभा और लोकसभा में तो मेजॉरिटी है ही है, राज्यसभा में भी तकरीबन मेजॉरिटी आ सकती है। तो इसलिए
इस तरह के अगर कानून को हम बनाएं तो मेरे ख्याल से इस दिशा में बहुत ही सकारात्मक बढ़ोतरी होगी। ओके, मैं अगले मुद्दे पे जाता हूँ। ग्रे जोन वॉरफेयर के अंदर जो भारतीय सेना है, यानी कि आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है वगैरह, कोस्ट गार्ड या इतर जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इसके सिवाय हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, ये माना जाता है कि ग्रे जोन वॉरफेयर में उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट काफी कम होती है और काफी स्पेशलाइज फोर्सेस तैयार करनी पड़ती है जो उस डोमेन के अंदर अपना काम कर सकती है। मैं आपके सामने दो नाम रखना चाहता हूं। एक तो अमेरिका में ग्रे जोन वॉरफेयर में लड़ाई करने के लिए उन्होंने एक ब्लैक वाटर नाम की उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज है, और काफी सारी जो उनकी जो ऑपरेशंस होती है जहां पे ये पता ना लगे कि ये अमेरिका ने किया या किसी ने किया है, इसीलिए वो ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज को दे देती है। ब्लैक वाटर उसका एग्जाम्पल है। पुरानी जो मूवीज होती थी इंग्लिश में, वहां पे जेम्स बॉन्ड नाम का बहुत बड़ा एक हीरो था, वो जाके मैड साइंटिस्ट को मार देता था। वो किस प्रकार से कार्रवाई करता था, 007 लाइसेंस टू किल वगैरह, तो उसकी कार्रवाइयां तो हमने इतनी बार मूवीज में देखी है। इसी प्रकार से जब तक सवाल है रशिया का, उन्होंने एक वैगनर नाम का ग्रुप बनाया हुआ है। ये बेसिकली एक प्राइवेट आर्मी है, सोवियत यूनियन के लिए या रशिया के लिए वो अपना काम करती है। और जब हम और वो इनकी इतनी ज्यादा काम उन्होंने किया हुआ है अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन के स्टेट्स के अंदर कि ये माना जाता है कि रशिया का आजकल जो रोल है इस ग्रे जोन वॉरफेयर में, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो और जब तक हमारा नंबर एक दुश्मन चाइना का सवाल है, इन्होंने तो इसमें वो इतने ज्यादा माहिर हुए हैं कि जो साउथ चाइना समुद्र में जब वो सलामी स्लाइसिंग करते हैं, वहां पे वो फिशिंग आर्माडा लाते हैं, तो जिसमें ये फिशिंग आर्माडा में रिटायर्ड सब लोग फौजी होते हैं, उनकी जो फिशिंग बोट्स होती है उसको बना अच्छा टफ किया जाता है और वो जाके दूसरे लोगों के बोटों के ऊपर टक्कर मारते हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो प्राइवेट आर्मीज है, और पाकिस्तान इसमें बहुत माहिर है। हमारे देश में तो प्राइवेट आर्मी की कोई कमी नहीं है। नक्सल जो आर्मी यूज करते हैं उसे वो PLGA बोलते हैं, पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी। उसके बाद कश्मीर में जो अलग अलग दहशतवादी गठ थे उनके बारे में तो आपको पता ही है। या इसके सिवाय कुछ हमारे यहाँ पे जो मतलब जो दहशतवाद वगैरह है वो प्राइवेटाइज किया है। और 1993 के जो बॉम्ब ब्लास्ट थे उसके अंदर एक जो थे वो जो क्रिमिनल सिंडिकेट थे, क्राइम सिंडिकेट थे, खास तो दाऊद इब्राहिम वगैरह, इन्होंने किए थे। तो ये जो इस प्रकार की जो प्राइवेट आर्मी बन जाती है, PNG है, नक्सल की आर्मी है, इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की आर्मी है, दहशतवादी गठ है, पाकिस्तान ने किए हुए, चाइना ने किए हुए गठ है, तो इनके साथ डील करना ये आसान नहीं है। तो क्या आप किस प्रकार से हम उनसे डील करना चाहते हैं, डील कर सकते हैं जिससे उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी? और ग्रे जोन वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है जिसके अंदर मैं OGWs को भी शामिल करना चाहूंगा, ओवरग्राउंड वर्कर्स, इसमें मैं शामिल करना चाहूंगा फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि इंडियन आर्मी ने दहशतवादियों को मारने का काम तो बड़े अच्छे तरीके से किया है, लेकिन जो कार्रवाई OGWs की तरफ होनी चाहिए, जो कार्रवाई उनके फाइनेंसेस की तरफ होनी चाहिए, वो काम हम इतने सेटिस्फैक्टरली नहीं कर सके। तो ये जो प्राइवेट आर्मीज तैयार करके रखी हुई है देश के दुश्मनों ने, इनके साथ हम किस प्रकार से डील करें, इसके ऊपर आपके विचार जनरल दुष्यंत। सबसे पहले तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि प्राइवेट आर्मीज का रोल ग्रे जोन में बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। जहां तक हमारे देश का सवाल है, हमारे देश में जितनी प्राइवेट आर्मीज जो आपने गिनाई हैं वो सारी देश के खिलाफ कार्रवाई करती हैं। तो अगर हमें इस दिशा में कुछ काम करना है, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं की, हमने कोशिश की है जम्मू और कश्मीर में भी, और हमने कोशिश की है PLGA के खिलाफ भी। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एक्सपेरिमेंट था दोनों जगह उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, ओपन डोमेन में आ गया और धीरे धीरे इन सभी को जो दूसरी प्राइवेट आर्मीज हमारे खिलाफ लड़ रही हैं या टेररिस्ट ग्रुप बोल लीजिए उनको, उन्होंने इनको धीरे धीरे खत्म कर दिया। कुछ इसमें हमारी पॉलिसीज की भी गलती थी कि हमने इनको ठीक तरह से मैनेज नहीं किया, और कुछ इसमें चालाकी समझ लीजिए हमारे अपोजिशन जो प्राइवेट आर्मी जो हमारे खिलाफ लड़ रही थी उनकी चालाकी भी इसमें शामिल है।
हम ये गलतियां करते रहेंगे अगर हम अपनी पॉलिसी ठीक नहीं रखेंगे। मेरा मानना है कि हमको आज की डेट में चाणक्य की तरफ जाना है। चाणक्य एक स्ट्रीट स्मार्ट राजनीतिज्ञ थे, वो एक्सपर्ट थे। जब उनकी सब स्टेट क्राफ्ट की सबसे बड़ी जो पिलर थी वो थी दूतों की और कोवर्ट ऑपरेशंस की। कहीं हमने इसको रास्ते में खो दिया है। हमारे अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स आई बीच में, जिन्होंने कोवर्ट ऑपरेशंस, स्पेशल ऑपरेशंस, दुश्मन के अंदर घुसकर मारने की जो जो हमारी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स होती है, उन सबको कहीं हमने रास्ते में खो दिया है। मेरा ये मानना है कि अब समय आ गया है कि आपको अगर पता है कि चाइना आपका दुश्मन नंबर 1 है, पाकिस्तान भी दुश्मन नंबर 1 है, और दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो हमें क्या रोकता है अपने आप को इस तरह की पॉलिसी को शुरू करने से? हमें ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोवर्ट एक्टिविटीज मेरे ख्याल से हमको करनी चाहिए, ताकि हमारे ऊपर जो ग्रे जोन का प्रेशर पड़ रहा है दोनों फ्रंट से, पाकिस्तान से और चाइना से, उसमें कमी आए। तो इसके लिए मेरा ये सुझाव रहेगा कि हमारे पास कुछ अपने खुद ओवर्ट स्पेशल फोर्सेस भी हैं, उनका इस्तेमाल और ज्यादा करना चाहिए। कुछ चीजें, दूसरी एक और चीज जो आपने बताई कि ग्राउंड लेवल पर बॉर्डर के इलाके में और कस्टम्स के इलाके में जहां जहां से क्रॉसिंग वगैरह होती हैं, वहां पर ग्रे जोन का रोल नहीं है। मैं इस बात से थोड़ा सहमत नहीं हूं। आपको मैं एग्जांपल दूंगा हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स का, नॉर्थ ईस्ट का। वहां पे हमने अपने लेवल पर इस तरह की कार्रवाइयां की हैं। आप ये मान के चलिए कि एक चीज होती है, हंटर्स होते हैं फॉरवर्ड इलाकों में, हमने उनका बखूबी इस्तेमाल किया है, तभी जाके हमने उन अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करके रखा है। तो इस तरह की चीजें हमें करनी चाहिए, और करने के लिए मेरा मानना है कि अगर हम कमांडर हैं किसी जगह के और हमारे को देश हित में कुछ करना है तो जरूर करें। ओके, मैं अगले मुद्दे पे आता हूं। वो है चाइनीज इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो हमारे देश में कर रही है। जब तक इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का सवाल है, पाकिस्तान की जो गुप्तहेर संस्था है आईएसआई, इसके बारे में तो स्कूल का बच्चा भी जानता है कि ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, ब्लीडिंग इंडिया, कि गवर्नमेंट्स विल कम, गवर्नमेंट्स विल गो, बट आईएसआई विल नेवर चेंज इट्स पॉलिसी ऑफ ब्लीडिंग इंडिया। ये तो सब जानते हैं। और आईएसआई करता क्या है, बॉम्ब ब्लास्ट कैसे करता है, जेएनके में क्या काम कर रहा है, उनके जो कोवर्ट और ओवर्ट दहशतवादी सेल है हमारे देश के अंदर भी, ये बड़ा पब्लिक, उसके बारे में पब्लिक काफी अवेयर है। लेकिन जो हमारा नंबर 1 दुश्मन है चाइना, उनकी जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन है इसके बारे में जानकारी बहुत ही कम है। और ये जो जानकारी है, अभी कुछ किताबें इसके ऊपर पब्लिश हो गई है और काफी राइटिंग थोड़ी बहुत हो गई है। तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है, जिसपे ये बोला है कि चाइना ने एक लॉ तैयार किया है जिसमें उस सरकार को, चाइनीज सरकार को ये अधिकार है, या कम्युनिस्ट पार्टी को एक अधिकार है कि हर एक चाइनीज सिटीजन कहीं पर भी है तो वो देश के लिए उसे गुप्तहेर का काम करना पड़ेगा या इंटेलिजेंस ऑपरेशन करने पड़ेंगे। आज हजारों लाखों चाइनीज स्टूडेंट्स बन के दुनिया में घूमते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घूमते हैं, इसके सिवाय उनके टूरिस्ट वहां पे घूमते हैं, उनकी संस्थाएं अलग अलग देश में है, तो इनका भी वो इस्तेमाल करता है। या इसके सिवाय जो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है उसमें तो चाइना बहुत ही माहिर है। हमने उनके खैर ऐप्स को रोकने की कोशिश की थी, उनके सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर को रोकने की कोशिश की थी। तो ये चाइना का जो इंट्रूजन है हमारे देश के अंदर ये काफी है। लेकिन जिस तरीके से सामना हम पाकिस्तान का करते हैं शायद उस तरीके से नहीं करते। ये मेरी खुद की राय है। तो आपके इस विषय के ऊपर क्या विचार है कि चाइना के इंटेलिजेंस ऑपरेशन को रोकने के लिए, नलीफाई करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जनरल दुष्यंत। सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही बताया कि चाइना ने अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका बहुत सही तरह से इस्तेमाल करता है। उनकी जो चाइनीज
इंटेलिजेंस एजेंसी है वो उतनी ही एक्टिव है जितनी कि ISI एक्टिव है। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, कनाडा में कनाडा इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में चाइनीज साइंटिस्ट भी काम कर रहे थे। उनके 2 साइंटिस्ट चुपचाप चाइना वापस आते थे और कोरोना वायरस जो अभी फैला हुआ है उस पे जो एक्सपेरिमेंट कनाडा में हो रहा था उसकी सारी जानकारी वुहान वायरोलॉजी से शेयर कर रहे थे। बाद में कैनेडियन गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है और उनको बाहर निकाला। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं कि भारत ने क्या किया। भारत के अंदर भी नॉर्थ ईस्ट में इसी तरह की एक रिसर्च चल रही थी जिसमें चाइना के 2 साइंटिस्ट थे, वो भी वुहान वायरोलॉजी के ही थे। किसी जमाने में हमारी गवर्नमेंट इस तरह के रिसर्च वगैरह को प्रमोट करती थी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट को ये झटका लगा कि भाई हम कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और ये लोग यहाँ रिसर्च कर रहे हैं इसी के ऊपर। और वो रिसर्च क्या थी? बैड कोरोना वायरस किस तरह से ह्यूमंस में जा रहा है। ये सारी कार्रवाई जो थी यहाँ चल रही थी हमारे देश के अंदर। देर से पता चला, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने उसको तुरंत इस पूरे एक्सपेरिमेंट को वाइंड अप किया और चाइनीज जो साइंटिस्ट थे उनको वापस भेजा। अब इसी में से 2 अमेरिकन साइंटिस्ट इंडिया आए हुए हैं इस समय सेकेंड वेव के दौरान, जो कि अब पूरी छानबीन कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमारी कॉम्प्रोमाइज हुई हैं। ये तो एक रिएक्टिव एक्शन हो गया। मेरा ये मानना है कि अगर हम इस तरह का एक्शन ले सकते हैं रिएक्शन के मतलब एक्शन के बाद, तो हम प्रोएक्टिवली क्यों ना करें। और ये हमारी गलती इसलिए है कि हमने हमेशा चाइना को एक कोऑपरेटिव पैराडाइम में देखा है। हमारे को चाहे हम बॉर्डर पे डिप्लॉयड हैं एज अ सिपाही, एज ए कंपनी कमांडर, एज ए बटालियन कमांडर, या फिर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, we have to view China as our enemy number 1 and anything in which they are involved, whether it is चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो। अब आप देखिए HDFC के इन्वेस्टमेंट उन्होंने धीरे धीरे खरीदने शुरू करने की कार्रवाई की थी। इसका असर क्या होता है? HDFC बैंक कुछ दिनों बाद उनका हो जाता, यानी कि इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइनीज के डायरेक्ट कंट्रोल में आता। ये अच्छा हुआ कि उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको संज्ञान में लिया और तुरंत इसको कैंसिल किया। दूसरे जो तरीके हैं, इस समय सारे जो गवर्नमेंट्स हैं अपने टेंडर्स में एक क्लॉज डाला है उन्होंने कि नेबरिंग कंट्रीज के एजेंसीज हमको नहीं अप्लाई कर सकती हैं। मैं कहना चाहता हूं ये हम इतना बड़ा क्लॉज क्यों डालें? हम ये बोल सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान की एजेंसीज इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर ना डालें। थोड़ा हिम्मत हमें भी दिखानी होगी, थोड़ा जज्बा हमें भी दिखाना होगा। जब तक हम क्लियर मैसेज नहीं भेजेंगे तब तक हमारे इस तरह से हमले होते रहेंगे। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज का जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से हमको अपनी इंटेलिजेंस, हम दुश्मन क्या कर रहा है वो तो करेगा ही। चाणक्य ने क्या बोला था कि दुश्मन जो है हमारे ऊपर गतिविधि करता रहेगा। हमारा काम है जब हम गतिविधि को पकड़ते हैं तब से पहले तो उसको एक दुश्मन की तरह ट्रीट करना चाहिए और उसको उसी समय खत्म करना चाहिए। दूसरी जो बात है, हमें अपनी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको बढ़ाना पड़ेगा। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम क्यों घबराते हैं दलाई लामा के केस को आगे बढ़ाने से? हमको बढ़ाना चाहिए। वहां पर जो रिसोर्स हमारे पास बैठा हुआ है, चाहे वो धर्मशाला ले लीजिए, चाहे वो हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, और कई जगहों पर है बॉर्डर्स के साथ साथ जहां पर हमारे पास ये रिसोर्स हैं जिनको हम एक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई लोग इसमें तैयार भी होंगे। आफ्टर ऑल ये उनकी जन्मभूमि है, उनकी मातृभूमि है। कौन नहीं चाहता कि मैं अपनी मातृभूमि में जाकर के वहां पर अपना झंडा फहराऊं। तो मेरे ख्याल से जब तक हम थोड़ा ज्यादा एक्टिव ना होंगे इस पे हम आगे कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं गवर्नमेंट की विडंबना समझता हूं कि इस समय हम एक आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं, एक बहुत बड़ी विपदा से गुजर रहे हैं। मेरा मानना है कि जब ये विपदा थोड़ा सा शांत हो जाएगी, थोड़ा हमारा आर्थिक हालत ठीक हो जाएगा, तो हमारे जो गवर्नमेंट है इस दिशा में जरूर तगड़ी कार्रवाई करेगी और सख्ती से पेश आएगी जो भी हमारे देश के खिलाफ इस तरह की सिक्योरिटी रिलेटेड हरकत करता है। आपने चाइनीज इंटेलिजेंस की कुछ मोडस ऑपरेंडी बताई, उनके कुछ तरीके बताए काम करने के।
तो उसमें एक उनका सबसे बड़ा तरीका है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बेग बोरो स्टील। यानी कि ये माना गया है कि हर एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में जहाँ पर आप समझो नंबर 1 हो, तो वहाँ पे उसकी डिज़ाइन चेक वो डिज़ाइन को वो स्टील करते हैं। ये माना जाता है कि मिक्स सीरीज के जो विमान है सोवियत यूनियन के, इसकी पूरी डिज़ाइन चाइना ने स्टील कर ली और अपनी जो जेएफ सीरीज वगैरह है वो उससे बनाई। तो चल खैर हम रशिया की तो बात नहीं करेंगे, रशिया के बारे में सोचने के लिए मिस्टर पुतिन काफ़ी कैपेबल है। वो समझ जाएंगे कि चाइना भी उनका कितना बड़ा दुश्मन है और उनकी पूरी टेक्नोलॉजी चाइना ने मतलब स्टील कर ली है, चोरी कर ली है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक समय था कि चाइना ने हमारी जो एक ताकत है जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, खास तो जो बैंगलोर वगैरह है, बैंगलोर है, पूना है, इसे सिलिकॉन वैली समझा जाता है अपने देश का। और आपको पता है कि सिलिकॉन वैली ये इज द टेक्नोलॉजिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे चाइनीज की इंक्लूजन बहुत ही, हर एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर, हर एक हार्डवेयर कंपनी के अंदर चाइनीज वहाँ पे काम करते थे। और उनका काम बिल्कुल वही था कि जैसे आपने बताया कि कुछ उनको कोई रिसर्च नजर आ गई, छुट्टी पे चले जाएंगे, उसको स्टील करेंगे, वो जो लेटेस्ट रिसर्च वहां पे ले जाएंगे, ताकि उनकी जो रिसर्च है वो एक एक्सपोनेंशियल स्पीड से आगे बढ़ेगी। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी चाइना की इतनी ज्यादा है, तो इसे और हम किस तरीके से रोक सकते हैं ताकि हमारी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो मिसाइल सेक्टर में हो या सैटेलाइट सेक्टर में हो या और कहीं हो, इससे हम चाइना से बच सकते हैं। बिल्कुल सही कहा महाजन जी आपने कि चाइना का ये मोडस ऑपरेंडी रहा है और भारत के भी उतने ही साइंटिस्ट, उतने ही लोग जो हैं विदेशों में हैं, नासा में हैं। आपने पिछली बार भी इसका जिक्र किया था कि 30% करीब एम्प्लॉयज भारत के नासा में हैं। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है हमारे और चाइनीज में। हम हमेशा ही मॉरल्स और एथिक्स को बहुत ही ज़्यादा ऊंचा दर्जा देते हैं। चाइना ये नहीं करता है। चाइना ने बड़ी बेशर्मी से इसका उल्लंघन किया है जब भी उसको जरूरत हुई है। अगर आपको याद हो, कुछ सालों पहले एक अमेरिकन F-16 विमान क्रैश हुआ था चाइना में। अगर आप थोड़ा जोर लगाएं, उन्होंने उस विमान को वापस नहीं जाने दिया और उस विमान की जितनी भी टेक्नोलॉजी थी उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और आज की डेट में वो स्टेल्थ फाइटर अपना बनाने में 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20 बनाने में कामयाब हो गए हैं। तो वो करते हैं इस तरह से, IPR राइट्स का वायलेशन करते हैं ये। लेकिन हम एज भारत क्या ये कर सकता है? मेरे विचार से डेमोक्रेटिक नेशन होने का एक ये भी एक थोड़ा सा नुकसान है कि हम इस तरह की कार्रवाई करके अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो कैसे बढ़ा सकते हैं? मेरा ये मानना है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। ये हमारा अप्रोच होना चाहिए कि अगर हम अपने आप को बेहतर कर सकें। और इस मामले में मैं अपने साइंटिस्ट को इस समय बधाई देना चाहूंगा कि कल ही एक न्यूज सुनी होगी आपने, जिसमें कि हम लोगों ने एरोनॉटिक्स में, जिसमें कि चाइना आज भी जूझ रहा है एक इंजन बनाने के लिए, हमने एक बड़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को फुल प्रूफ टेस्ट कर लिया। ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि ये एक हमारा अपना खुद का एफर्ट है, लीगल एफर्ट है। दुनिया की कोई भी देश हमको ये नहीं बोल सकता है कि आपने इसको चुराया है। और जिस दिन बन के बाहर निकलेगा उस दिन मैं बताता हूं तेजस अपना विमान होगा। 90% जो है उसके हिस्से पुर्जे इंडिया में बनेंगे। हमको कोई देश हाशिए पे नहीं रख सकता है कि आप ये लड़ाई नहीं कर सकते, हम आपको ये स्पेयर नहीं देंगे। तो थोड़ा देर से आएंगे पर दुरुस्त आएंगे, ये मेरा मानना है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। आपने एक पॉजिटिव न्यूज दे के हमारे जो दर्शक है उनका हौसला बढ़ाया, क्योंकि होता क्या है कि इस प्रकार के डिस्कशन में ऐसे दिखाया जाता है कि भाई ये जो हमारे दुश्मन है देश के, चाइना है, पाकिस्तान है, ये 7.5 फीट टॉल है। बिल्कुल नहीं जी, ये बिल्कुल 5.5 फीट ही है और ये अर्बन बेस्ड है, ये सोल्जर वाला बिल्कुल खराब है। तो मैं एक अभी हमारे पास और 5 या 10 मिनट है जिसमें हम 2 और सवाल लेंगे। एक तो मैं ये चाहता हूँ कि ग्रे जोन वॉरफेयर की हम बात कर रहे हैं, इसमें ऑफेंसिव ऑपरेशंस अगर हमने हमारे दुश्मन चाइना के खिलाफ करना है, ठीक है,
तो वो किस प्रकार से की जाए। तो एक मुझे मेरे दो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो है तिब्बत कार्ड, यानी कि आज दलाई लामा है, उनका सक्सेसर चुनने का टाइम आ गया है और चाइना बोल रहा है कि उसका सक्सेसर हम चुनेंगे, कि जो कि कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो एक बात हो गई है। दूसरा है इनकी जो माइनॉरिटीज है, खास तो शिनजियांग के अंदर जो उनके उइगर मुस्लिम्स है, उसमें से 20 लाख से ज्यादा आज ये जो उइगर लोग हैं वो जेल में है। और आज वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेलेंस उसके सामने चल रहा है। तीसरा, चाइनीज के जो ह्यूमन राइट्स का जो रिकॉर्ड है ये बहुत ही खराब है। वो इधर मंगोलिया के अंदर हो, तिब्बत के अंदर हो, शिनजियांग के अंदर हो, यानी कि चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन है उनके खुद के लोग, और वहां पे वो ज्यादा खर्चा करते हैं। तो ये एक ऑफेंसिव, अगर हमने उनके खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को जीतना है या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को जीतना है, तो ये शस्त्र का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं और हमने और ज्यादा क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो आपने सुझाव दिया वो सुझाव मेरे ख्याल से शुरू हो गया है। अगर आप वियॉन न्यूज देखें तो यूगर प्रॉब्लम के ऊपर वियॉन न्यूज ने बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू कर दिया कि यूगर में क्या हो रहा है, कितने लोग कैसे बंदी बनाए जा रहे हैं, कैसे वहाँ रेप्स हो रहे हैं, कैसे वहाँ पर औरतों को पीड़ित किया जा रहा है। इनफैक्ट ये भी बताया गया है कि एक हान जो है वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, एक हान नॉमिनेट होता है, एक जो यूगर फैमिली है, जो मुस्लिम फैमिली है, उसके अंदर उसको नॉमिनेट किया जाता है एज मेंबर, फैमिली मेंबर, और वो उनकी एक्टिविटी पे कंट्रोल रखता है। यहाँ तक का इंटरफेरेंस चाइना में हो रहा है। इन सब बातों को हमने आगे ऊपर उठाना शुरू कर दिया है। दूसरी जो चीज है, जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं जहां पर हम चाइना का जब भी मुद्दा आता है तो न्यूट्रल रहते हैं। मेरे ख्याल से हमको ये इस बात को जो है और पॉजिटिवली ले जाना है कि उसको अपोज करें। एक फर्म, इस समय हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हैं, ऐसे मुद्दे उठाएं और सिक्योरिटी काउंसिल के सामने ले आए, ताकि इवन अगर वो वीटो करता भी है लेकिन वो मुद्दा फ्लैग होगा। तो जब तक हम अपने मुद्दे फ्लैग नहीं करेंगे इंटरनेशनल फोरम्स पे, रीजनल फोरम्स पे, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कर रही है। आरसीईपी का आप केस ले लीजिए, हमने मना कर दिया कि हम आरसीईपी नहीं ज्वाइन करेंगे जब तक चाइना उसमें है, चाइना आरसीईपी को हाईजैक कर लेगा। और हमने अब शुरू कर दिया है आसियान के जो बाकी 5-6 दो देश हैं जिनसे हमारी मित्रता ज्यादा है, उनके साथ डायरेक्ट ट्रीटी करके डायरेक्ट ट्रेड ट्रीटी कर रहे हैं। तो हमको इस तरह के ऑफेंसिव एक्शन नेशनल लेवल पे लेने पड़ेंगे। अब रही बात आर्मी और लोअर लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पर ऑफेंसिव एक्शंस की बात है, बिल्कुल लेना चाहिए। रिसोर्स को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। अगर हमको स्पाई रिलेटेड एक्टिविटी करनी है, हर एक के पास पावर होता है, हमारे पास भी एजेंसियाज हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमारे पास रॉ है इस काम के लिए। हमारे पास लोअर लेवल पर जो जितने भी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज है। सबको पावर दिया गया है कि 15 से 20 किलोमीटर यानी कि ऑपरेशनल एरिया में आपको आजादी है अपना इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए। तो हम क्यों नहीं करते? करना चाहिए हमको। इस गवर्नमेंट ने ये दिया है हमको ये फ्रीडम दी है कि अपनी इंटेलिजेंस, अपनी सुरक्षा के लिए जिस भी इंटेलिजेंस की अगर आपको जरूरत पड़ती है ऑपरेशनल लेवल पर, आप उसके लिए कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। बॉर्डर पार करना, बॉर्डर भी पार हो सकता है। उसके लिए हमें सही रिसोर्स चुनना पड़ेगा। और आपको पता है ऐसी कार्रवाइयों में हमको अल्टीमेटली क्या पोजीशन लेनी पड़ती है, चाहे वो कारगिल का युद्ध रहा हो, आपने देखा हो पाकिस्तान ने क्या किया था। थोड़ा इसमें खतरे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि इसमें खतरे नहीं है, बट बिना खतरों के जीता है कौन? तो अगर हमें अपने देश की सुरक्षा रखनी है, ऑफेंसिव एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, चाहे वो इंटेलिजेंस गैदरिंग हो, चाहे वो टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदरिंग हो। साइबर हैकर्स, एक पुराने जो नेशनल ग्रिड के डायरेक्टर हुआ करते थे, कैप्टन, उनका नाम अभी मेरे दिमाग से उतर गया है, वो बोलते हैं कि एक हवलदार को भी हम ट्रेन कर सकते हैं हैकिंग की। कोई बड़ी बात नहीं है।
तो हमारा ये तो, अगर आप भी एलसी में ऑपरेट किए हैं, हम लोग नहीं करते थे रेडियो इंटरसेप्ट से अपना इंटेलिजेंस गैदर करना, तो वो उस समय हम पैसिवली करते हैं, हम इसको एक्टिवली भी कर सकते हैं, हम अंदर घुस के जाके भी कर सकते हैं। आपको याद होगा हम ही में से कुछ लोग टेररिस्ट का रूप धारण कर लेते हैं जिससे कि हमको इंटेलिजेंस का पता चले। तो हर लेवल पे ग्रे जोन वॉरफेयर हो सकता है और होना चाहिए, और ये मेरा मानना है। और मैं जानता और मुझे यकीन है कि हमारे लेवल पे, हमारे सेना के लेवल पे सब लोग इसको कर रहे हैं ताकि अगला गलवान ना हो। कल के आर्मी चीफ की स्टेटमेंट भी इसी ओर इशारा कर रही है कि हम नॉन एस्केलेटरी डेटरेंस में विश्वास रखते हैं। ओके, मैं अभी आपको दो सब क्वेश्चंस करूंगा और फिर आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो है कि जनरल रावत, इन्होंने एक बड़ा शब्द इस्तेमाल किया था, सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स बाय चाइना, और ये बोल रहे थे कि इसलिए कि चाइना के पास कुछ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज है तो इसलिए वो सलामी स्लाइसिंग करते रहते हैं और हमें डराते रहते हैं कि हम सुपर सोल्जर्स का इस्तेमाल करेंगे, हम माइक्रोवेव ओवन का वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे, हम डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे, हम सोल्जर्स को ड्रोन की मदद से गर्म खाना देंगे वगैरह वगैरह। तो एक सलामी स्लाइसिंग जो एक प्रॉब्लम हमारा देश फेस कर रहा है पिछले कुछ सालों से, तो इसे कैसे मतलब हम इसे कैसे रोक सकते हैं, कैसे ये कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग ही प्रकार का ये ग्रे जोन वॉरफेयर शुरू हो गया है कि हमारे पास शस्त्र है लेकिन उसका हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। हम फंसे हुए हैं कि मतलब क्या हो रहा है, हम सिर्फ रिएक्ट ही करते, वो वहां पे आ गया, आपके वहां पे चले जाओ। तो सलामी स्लाइसिंग को कैसे किया जाए, एक ये होगा। और मेरा लास्ट वाला मुद्दा आपके लिए ये होगा कि ग्रे जोन वॉरफेयर का एक मुद्दा यह है कि हमारे आज देश में कुछ स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर लोग हैं, वो राजकीय पक्षों में हो, वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में हो, वो मीडिया में हो, कहीं पर भी हो, जो ओपिनियन मेकर्स है, बड़े ओपिनियन मेकर्स है, उनके दिल में ये बात है कि चाइना इज नॉट योर एनिमी, चाइना इज योर कॉम्पिटिटर। तो ये जो मन के अंदर जो चाइनीज ने जो इन्फिल्ट्रेशन करके रखा हुआ है कि ये एनिमी नहीं है, कॉम्पिटिटर है, तो इसे कैसे निकाला जाए, तो ये इस दो चीजों के ऊपर आपके कमेंट्स, और उसके बाद हम सेशन को कंक्लूड करेंगे। क्विक कमेंट्स, दोनों के ऊपर मैं छोटे छोटे कमेंट्स दूंगा। सबसे पहले सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग हमारी क्यों होती है? हमें प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। आपको पता है हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर 10-12 ऐसे डिस्प्यूटेड एरियाज हैं जहां पर कि एलएसी का डिमार्केशन ठीक से नहीं है। हमारी परसेप्शन कुछ है, उनकी परसेप्शन कुछ है। आपने ये भी देख लिया कि पिछले 7 या 8 बार से वो इस डिस्प्यूटेड एरिया में अंदर आता है और वहां आके बैठ जाता है, फिर वापस नहीं जाता है। कौन रोकता है हमको कि इलाका, अब मैं जगहों के नाम नहीं लेना चाहता हूं, ऐसे बहुत इलाके हैं जहां हम जाके परमानेंटली बैठ जाएंगे। भाई हमारे हिसाब से तो एलसी वहां तक है। अगर हम सियाचिन में अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसी जगह हैं जहां पर हम जाके सस्टेन भी कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं। और आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा गवर्नमेंट का जोर बहुत अच्छा है। 3230 किलोमीटर तक की तकरीबन रोड्स बननी शुरू हो गई हैं, और जहां तक मुझे पता चला है ब्रिजेस, हेलीपैड्स, एएलजीज, इनका बहुत ही धड़ल्ले से विकास हो रहा है। इसके ऊपर काफी पैसा, इनफैक्ट एक्सपेंडिचर तिगुना कर दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट द्वारा। बहुत अच्छी बात है, और इसका फायदा उठाते हुए हमको उसको इससे पहले कि करके हम तो बस करना चाहिए। क्या डिस्प्यूटेड एरिया अपने अपने एरिया आके बैठ गया। तो पहली बात तो ऑफेंसिव एक्शन, सलामी स्लाइसिंग का एक सही जवाब है। एक बार आप ऐसा करेंगे उसको मैसेज मिल जाएगी कि भाई इंडिया इज नो पुश ओवर, इंडिया को आप छोटे या हल्के में नहीं ले सकते हैं। जहां तक रही बात टेक्निकल डोमिनेंस की, तो टेक्नोलॉजी में मैं मानता हूं कि इस समय वो थोड़ा हमसे आगे है, लेकिन हम लोग भी इसकी दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे चीफ की जो एरो शो में आपने जो स्टेटमेंट सुनी होगी, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि क्या क्या नई आधुनिक टेक्नोलॉजीज का हम जल्दी से विकास कर रहे हैं, जिसमें स्वार्म ड्रोन्स भी स्वार्म अटैक्स बाय ड्रोन्स भी शामिल है। तो इस तरह की कार्रवाइयों की प्रूफ टेस्टिंग वगैरह हो गई है।
अगर वो करेगा तो हम भी करेंगे, भले ही हम उस लेवल पर ना कर पाए, लेकिन नुकसान तो पहुंचाएंगे उसका। आज हमने उसको मजबूर किया है कि लद्दाख बॉर्डर पे अपने 2 से 3 डिवीजन परमानेंट बना के रखे। डोकलम में उसको मजबूर किया है कि अपने रेगुलर फोर्सेस को सामने डिप्लॉय करके रखे। जो पीड़ा हम सहते थे, अब वो पीड़ा सहेगा सर्दियों में हो। तो ये है हमारा रास्ता सलामी स्लाइसिंग को रोकने का। उसके अंदर डर और दहशत तो घुसी गई है। 1967 को बार बार क्यों नहीं हम प्ले करते हैं? हम हर डिस्कशन में बताना चाहिए कि किस तरह से हमने 500 चाइनीज सैनिकों को मार के उनकी जमीन, उनकी जो जो लाशें थी वो गिनी है, और इसमें कुछ छुपाया नहीं गया, सबके सामने उनकी लाशें पड़ी हुई थी, उनकी तस्वीरें हैं हमारे पास। इन सब चीजों को हमें अब दोबारा अपने इतिहास को दोहराना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा चाइना को कि भाई इंडिया के खिलाफ पंगा मत लो। दूसरी जो बात आपने कही थी वो थी जो उन्होंने हमारे हमारे अंदर ही जो लोग बोलते हैं कि चाइना हमारा कंपटीटर है न कि दुश्मन है। मेरे ख्याल से वो गलत फहमी में रह रहे हैं। वो मेरे ख्याल से लाशों पर, हमारे शहीदों के शवों पर राजनीति कर रहे हैं। अमेरिका अपने एक सैनिक को अगर नुकसान हो जाता है तो दूसरे देश में जाके लड़ लेता है। हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए और हम उसको इतनी जल्दी भुला देंगे? मेरे ख्याल से ये किसी भी देश के जो राष्ट्रवादी है, जो जिसको राष्ट्र प्रेम है, वो कभी नहीं सहेगा। जो इस तरह की बातें करते हैं वो लेफ्टवादी हैं, माओवादी हैं, जिनको भी जो भी नाम उनको देना चाहें, ऑफ सेंटर और या फिर लिबरल कम्युनिटी के हैं। मैं मानता हूं कि महाराणा प्रताप अगर घास और रोटी पे जिंदा रह सकते थे, क्या हम नहीं रह सकते अपने देश की आन बान और सुरक्षा के लिए? तो इसलिए हमको भी उसी तरह से जवाब देना होगा। हमारा और आपका ये जो वार्तालाप चल रहा है, मैं मानता हूं भले ही हम 2000 लोग से ज्यादा ना पहुंच पाए, लेकिन आज 2000, कल 4000, कल 5000, ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और इस तरह की जो आवाजें हैं अपने आप चुप हो जाएंगी। मेरे पास ऐसे व्हाट्सएप पे आते हैं चीजें जहां पर लोग इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं, इस तरह के लोगों का। ये जो लोग हैं कुछ गिने चुने लोग हैं, लुटियंस में कुछ लोग हैं जिनकी बातें ज्यादा सुनी जाती हैं, अखबार वाले इनको ज्यादा पब्लिश करते हैं, इसलिए लोग इनकी बात को मानते हैं। मेरा कहना है कि हमको अपनी जो मुद्दा है और उद्देश्य है उस पर चले रहना चाहिए, ऐसी ऐसी आवाजों को नजरअंदाज करना चाहिए। धन्यवाद आपके व्यूज के लिए। आज का सेशन जो है ये अभी कंक्लूडिंग की तरफ चल रहा है। आज हमने काफ़ी सारे मुद्दे कवर किए कि डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा जो सा देश है उसके वीक पॉइंट्स क्या होते हैं और इम्पोर्टेंट ये है कि इसे ओवरकम कैसे किया जाए। दूसरा, चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस करते हैं, तो उसे हम किस प्रकार से करारा जवाब दे सकते हैं। तीसरा, अलग अलग प्रकार की टैक्टिक्स जो हमारे देश के खिलाफ देश के दुश्मन इस्तेमाल करते हैं उसे हम किस प्रकार से रिप्लाई कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। काफ़ी सारे मुद्दे हमने कवर किए और मैं हमारे दर्शकों को इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये डिस्कशन ठीक लगा होगा और अगर आप चाहते हैं कि इसका तीसरा हिस्सा अगले संडे अगर हम करें, तो अगर आप हमारा रिमार्क्स के अंदर आप डालेंगे तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। अर्थात जनरल दुष्यंत सिंह को समय भी उस समय होना चाहिए अगले संडे को, तो आप अपनी राय चैट बॉक्स में डाल दीजिए और मैं अभी जनरल दुष्यंत को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कंक्लूडिंग रिमार्क दे और इसके बाद इस सेशन को हम खत्म करेंगे। जनरल दुष्यंत और कंक्लूडिंग रिमार्क्स। धन्यवाद महाजन जी, आपने मुझे मौका दिया इस विषय में बातचीत करने के लिए, और मैं आशा करता हूं कि देश के लोगों को कुछ प्रेरणा मिली होगी राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम के लिए, और उनको ये यकीन हुआ होगा कि हमारा जो देश है इस तरह की लड़ाई से लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम है। चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हो, चाहे वो सोशल क्षेत्र में हो, हर आदमी एक ग्रे जोन प्रहरी है। ग्रे जोन ही एक ऐसी लड़ाई है जिसमें कि ये खाली मिलिट्री या खाली रक्षा सेनाओं का काम नहीं है। पॉलिटिशियन से लेकर कर एक रक्षा सैनिक, सभी का काम है कि ग्रे जोन थ्रेट के खिलाफ हम लड़ाई लड़ें। सबके पास मौका मिलेगा इससे लड़ने का, चाहे आप सॉफ्टवेयर में हो, चाहे आप आर्थिक क्षेत्र में, वहां भी आपको दुश्मन के दांत खट्टे करने का मौका मिलेगा। और मैं यकीन करता हूं कि इस तरह से हम आगे
पूरा देश मिल के कार्रवाई करेगा। वैक्सीन की लड़ाई हम जीत चुके हैं। बहुत कोशिश की दुश्मनों ने कि हम अपनी वैक्सीन की जो लगाने की जो है बाहर से एक्सपोर्ट करवा लें, नहीं हुआ। फाइजर, मोडर्ना, इन लोगों ने बड़ी कोशिश करी कि हमारा जो आर्थिक स्थिति कमजोर करने के लिए, लेकिन मैं बता दूं एक डिटेल अगर आप इसकी एनालिसिस करेंगे तो 2021 अक्टूबर तक हम अपने बलबूते पर और कुछ एक वैक्सीन जैसे स्पुतनिक वगैरह का इंपोर्ट करके 75% 18+ पॉपुलेशन को फुली वैक्सीनेट कर सकते हैं। डर किसका है? ये डर उन आदमियों का है जो अपनी रोटी सेक रहे हैं इस पैंडेमिक के दौरान। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके। और दोबारा मैं स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक मंच का धन्यवाद करना चाहूँगा, मुझे ये मौका दिया। ओके, अभी मेरे पास इतना ही कहना बचा हुआ है कि आप इस सेशन में आए और ग्रे जोन वॉरफेयर के अलग अलग हिस्सों के बारे में आपने बताया, उपाय योजना क्या करना चाहिए इसके बारे में बताया। इसके लिए मैं स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस प्रकार का संवाद है हम आगे फ्यूचर में भी करने का आपको हमें मौका मिलेगा। धन्यवाद जनरल दुष्यंत जी और जय हिंद। जय हिंद सर। स्विच ऑफ आई थिंक। हाँ, we'll just cut off.